बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैंने पैसे के लालच में एक अमीरजादी से शादी कर ली थी, मगर जैसे ही शाम होती वो तांगे पर सैर करने की जिद करने लगती। मैंने उसकी फरमाइश को पूरा करने के लिए तांगे का इंतजाम कर दिया था। अब मेरी बीवी हर वक्त बड़ी बेचैन रहती, लेकिन जो ही शाम होती और तांगा मेरे घर के पास आकर रुकता, मेरी बीवी के चेहरे पर सुकून सा छा जाता। अब मेरी बीवी हर रोज तन्हा ही कई घंटों के लिए घर से गायब हो जाती थी। मैं सबसे बड़ा परेशान था, इसीलिए एक दिन जानबूझकर तांगे वाले को रोककर उस पर खुद सवार हो गया। मगर जैसे ही मैंने तांगा चलाया तो कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मेरी बीवी पूरे घर में बड़ी परेशानी के आलम में इधर उधर घूम रही थी। मैंने उसे रोक कर कहा, क्या बात है जरीना, तुम इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? वो घबरा गई और थूक निकल कर बोली, कुछ नहीं, बस वक्त नहीं गुजरता, घर में रह रहकर बोर हो जाती हूँ। मैं जल्दी से उठा और बोला, आ जाओ, मैं तुम्हें बाहर घुमाने फिराने ले जाता हूँ। उसके चेहरे पर परेशानी मजीद बढ़ गई थी। उसने लाउंज की दीवार पर लगी बड़ी सी घड़ी की तरफ निगाह की और एकदम ही मुस्कुराकर बोली, आप पहले क्या देते ना, अब तो चहलकदमी कर करके पाँव में दर्द शुरू हो गया है, अब तो मैं बस आराम करूंगी। इतना कहकर वो सोफे पर ढह गई। अगर अभी 10 मिनट भी न गुजरे थे कि बाहर से तांगे वाले की आवाज सुनाई दी तो मेरी बीवी एकदम से उछल पड़ी। उसने अपना दुपट्टा दुरुस्त किया और बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। मैंने जल्दी से जरीना का हाथ पकड़ लिया और बोला, नहीं जरीना, आज तुम कहीं भी नहीं जाओगी, तुम्हारी तबीयत खराब है ना, आराम करो घर पर। जरीना के माथे पर बल पड़ गए। उसने एक झटके से अपना हाथ मुझसे छुड़वा लिया और गुस्से से बोली, मुलाजिम को शौहर बनाने का मतलब ये नहीं होता कि वो मालिक के सर पर चढ़कर नाचने लगे। आइंदा मेरे किसी मामले में टांग अड़ाने से पहले 100 बार सोचना। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई, जबकि मैं अपना समूह लेकर रह गया था। एक करोड़पति बाप की बेटी, जिसकी सारी जिंदगी गाड़ियों और जहाजों में गुजरी हो, अब अचानक उसे इस कमबख्त मारे तांगे का शौक क्यों पड़ गया था? मैंने तो अपना स्टेटस बुलंद करने के लिए उससे शादी की थी, मगर उसने तो ये तांगे वाला काम शुरू करके मेरा सर ही झुका दिया था। मुझे हर वक्त यही खौफ रहता था कि अगर किसी ने मेरी बीवी को तांगे पर देख लिया तो मेरी कितनी सुबकी होगी। मगर हैरत की बात तो ये थी कि मेरी बीवी को 1 माह का अरसा हो गया था कि वो यूं तांगे पर शहर भर की सैर करती, मगर उसे आज तक किसी ने भी न देखा था। खैर, इसमें ही मेरी भलाई थी। मैं तन्हा सोफे पर बैठा रह गया था। मेरी आंखों के सामने अचानक ही फरीहा का सरापा घूम गया था। वो कितनी शैदाई थी ना मेरे लिए। दरअसल मैं और फरीहा एक ही स्कूल में पढ़कर एक ही कॉलेज में दाखिल हो चुके थे। हम दोनों की दोस्ती भी मोहब्बत में तब्दील हो चुकी थी। हम दोनों एक दूसरे को इतना चाहते थे कि एक दिन भी दूर रहा नहीं जाता था। हमने बीए के इम्तहानात पास कर लिए तो मैंने अपने वालिदैन को फरीहा के घर रिश्ता लेने के लिए भेज दिया था। मेरे वालिदैन को मेरी पसंद पर कोई एतराज़ नहीं था। वो तो बस इतना चाहते थे कि मैं पहले अपने कदमों पर खड़ा हो जाऊं, फिर ही वो मेरी शादी करेंगे। मैं उनकी इस बात पर रजामंद हो गया। मैंने कह दिया था कि निकाह अब कर लेते हैं और शादी जॉब मिलने के बाद कर लेंगे। फरीहा के वालिदैन को भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था, क्योंकि उनकी 3 बेटियां थीं जिनको उन्होंने ब्याहना था। फरीहा अपने बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। हम दोनों का निकाह कर दिया गया था। मैं बेइंतहा खुश था, क्योंकि हम दोनों की जिंदगी ही बदल गई थी। फरीहा ने एमए में एडमिशन ले लिया, जबकि मैंने जॉब की तलाश शुरू कर दी थी। मुझे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई थी और वो दिन हम सब की जिंदगियों का खूबसूरत तरीन दिन था। मैंने दिन रात एक करके मेहनत की और कंपनी में अपना एक नाम और मकाम बना लिया। मेरे अब्बा मेरे काम से बेइंतहा खुश थे। मैंने मेहनत की तो मेरी सैलरी भी बढ़ गई थी। मैंने एक अच्छे से इलाके में किराए पर घर ले लिया था। अब हम वहां शिफ्ट हो गए थे। अम्मी ने जब इतना बड़ा घर देखा तो कहने लगी, सलमान, घर तो अच्छा है ही, अब अगर इस घर में नया सामान भी आ जाए तो मुझे यही लगेगा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश पूरी हो गई है। मैं हंसकर बोला, अम्मी, आहिस्ता आहिस्ता आपकी हर ख्वाहिश पूरी करता रहूंगा। तब अम्मी बोली, बेटा, तुम क्यों लाओगी घर का सामान? फरीहा किस दिन काम आएगी? 1-2 महीने तक तो तुम दोनों शादी कर लोगे। उसके वालिदैन अपनी बेटी को जहेज तो देंगे ही ना। तो बस मेरी इतनी सी ही ख्वाहिश है
कि वो हमारे इस घर के शायाना शान जहेज दें। मैं अम्मी की बात सुनकर परेशान हो गया था। मैं बोला, अम्मी, हम फरीहा के वालिदैन से जहेज का तकाजा नहीं करेंगे। आप तो जानती ही हैं कि उनके घर के हालात अच्छे नहीं हैं। अम्मी बोली, तुम चुप करो, तुम नहीं जानते, ये सफ़ेद पोश लोग पेटियां भर भर कर लड़कियों का जहेज बनाते हैं। मैंने कंधे उचकाकर कहा, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। मैं सोच में पड़ गया था, क्योंकि अगर फरीहा जहेज लाती तो उसमें मेरा ही फायदा था। खैर, मैं कहाँ जानता था कि जहेज हमारी जिंदगियों में कितनी तबाही लाएगा। मेरी अम्मी ने फरीहा के घर जाकर खूब महंगी महंगी चीज़ों के नाम ले लिए कि हमें जहेज में ये सब कुछ चाहिए। फरीहा के बाप ने हाथ जोड़ दिए। वो बोले कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि आपको ये सब कुछ लेकर दें, बस थोड़ा बहुत जो हमारी पहुंच में होगा हम वो दे देंगे। अम्मी उनके घर क्या आई थी कि अगर उनकी मतलूबा चीज़ें जहेज में ना मिली तो वो फरीहा को कभी भी रुखसत करके नहीं लेकर जाएंगी। फरीहा बहुत परेशान थी। उसने मुझे कई फ़ोन किए, मगर मैंने एक बार भी उसका फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि मैं चाहता था कि अम्मी के मामले में मैं ना ही पड़ूं। अम्मी और फरीहा के वालिद के दरमियान अच्छी खासी तलखी हो गई थी। अम्मी ने साफ कह दिया था कि अगर वो लोग जहेज नहीं देंगे तो तुम अपनी बीवी को तलाक दे देना। मैं हैरान रह गया था। मैं बोला, मैं अपनी बीवी को हरगिज तलाक नहीं दूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। मगर मैं अपने कहे पर ज्यादा देर कायम नहीं रह पाया था, क्योंकि मैं इन दिनों अपने ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की के साथ मैसेजेस पर मसरूफ होता था। वो बहुत प्यारी लड़की थी और मुझ पर जान छिड़कती थी। उसकी गुफ्तगू का महवर बस मैं ही हुआ करता था। उसकी दुनिया मेरे ही इर्द गिर्द घूमती थी। और दूसरी तरफ फरीहा के वो ही रोने, कभी छोटे भाई के स्कूल की फीस नहीं है तो कभी बहन के पास किताब नहीं है, बाप की दवा खत्म हो जाती है तो खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। मैं इस किस्म की बातें सुन सुनकर तंग आ चुका था। मैं अक्सर सोचता रहता था कि फरीहा शादी के बाद मुझे सिवाय परेशानी के और क्या दे पाएगी। कुछ भी तो नहीं। जबकि दूसरी तरफ मेरी कुलीग थी, जिसने मुझे प्यार भरी दुनिया से रोशनास कराया था। अम्मी और फरीहा के घर वालों की तलखी का मैंने फायदा उठाकर अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। उस दिन आखिरी बार फरीहा का फोन मुझे आया था। वो बहुत ज्यादा रो रही थी, अपने प्यार की शिद्दत के बारे में बता रही थी। उसने ये भी कहा था कि वो मेरे बगैर रह नहीं पाएगी। फोन बंद करने से पहले उसने मुझे बद्दुआ दी थी कि सलमान, तुमने मुझे पैसे की खातिर छोड़ा है ना, तो मैं तुम्हें बद्दुआ देती हूँ कि तुम सारी जिंदगी पैसे के पीछे ही भागते रहो। फरीहा की बातें याद करके मुझे झुर्री सी आ गई थी। मुझे एक लम्हे के लिए उसकी याद इतनी शिद्दत से आई थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। जाहिर है वो मेरी पहली मोहब्बत थी। मैं उसे भूल नहीं सकता था, मगर मैं उसे अपने साथ भी नहीं रख सकता था। रात का अंधेरा हर सू फैल चुका था और जरीना अभी तक घर नहीं आई थी। मेरा दिल बैठने लगा था। वो अक्सर लेट ही घर वापस आया करती थी। मैं उठकर इधर उधर चहलकदमी करने लगा। तब मुझे जरीना घर में दाखिल होती हुई नजर आई। वो मुझे देखकर रोने लगी और मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, मुझे माफ कर दें सलमान, मैं एकदम से बहुत परेशान हो गया। और बोला, क्या बात है जरीना, तुम मुझसे किस बात की माफी मांग रही हो? तो वो बोली, मैंने आपका दिल दुखाया था ना, इसीलिए माफी मांग रही हूँ। आपको मालूम तो है ही कि मुझे तांगी की सैर का कितना शौक है, तो फिर आप मुझे क्यों रोकते हैं? मैंने कान पकड़कर कहा, आज के बाद हरगिज नहीं रोकूंगा। तो वो खिलखिलाकर हंस दी और एक फूल मुझे देकर बोली, ये फूल मेरी मोहब्बत के लिए है। मैं मुस्कुरा दिया था और फिर जरीना ने अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाया था और अपने हाथों से ही मुझे खिलाया था। वो मेरा बहुत ख्याल रखती थी, मुझसे बहुत मोहब्बत भी करती थी। बस कभी कभार ही वो गुस्सा किया करती थी। जरीना मेरे लिए बिछी चली जाती थी और आखिर वो ऐसा क्यों न करती? उसने मुझे बड़ी मुश्किल से जो हासिल किया था। दरअसल मैं जरीना के वालिद के ऑफिस में काम करता था। एक दिन जरीना की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो मुझ पर फिदा हो गई और उसने फौरन ही मुझे शादी की पेशकश कर दी, मगर मैंने उसके मुंह पर ही इनकार कर दिया था। मैं बोला, जरीना, मैं भी तुम्हारी तरह अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। मैं भी बहुत लाडला हूँ अपने वालिदैन का। मैं किसी का नखरा बर्दाश्त नहीं कर सकता, जबकि मैंने सुन रखा है कि अमीर लड़कियां बड़ी नकचड़ी हुआ करती हैं। उसने कई महीने मुझे शादी के लिए मनाने में गुजार दिए थे और तब कहीं जाकर मैंने हाँ कही थी। मैंने ये बात जब अम्मी को बताई
तो वो खुशी से फूले न समाती थी। वो बार बार खुदा का शुक्र अदा करती कि उसने उनकी जान गरीब सी फरीहा से छुड़वा दी थी, और बदले में करोड़पति बाप की इकलौती बेटी से मेरी शादी होने वाली थी। सब कुछ खैर आफियत से हो गया था। जरीना शादी के बाद अलहदा घर में रहना चाहती थी। अम्मी को इस बात पर एतराज था, क्योंकि वो मुझे खोना नहीं चाहती थी, मगर फिर उन्हें आखिर मजबूरन मुझे इजाज़त देना ही पड़ी थी। शादी के बाद जरीना ने हर तरह से मेरा ख्याल रखा था। हम दोनों एक अच्छी सी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे थे, मगर फिर उसने तांगे की जिद शुरू कर दी और हमारी जिंदगी का सुकून तबाह बर्बाद हो गया। न जाने उसने कहाँ से तांगा देख लिया था। अब वो चाहती थी कि हर रोज तांगे में बैठकर शहर भर की सैर करे। मैं उसको टालता रहा, मगर जब वो मुझसे नाराज हो गई तो मजबूरन मुझे उसके लिए तांगे का इंतजाम करना ही पड़ा था। हमारे ऑफिस के चौकीदार का बेटा तांगा चलाया करता था। मैंने उनको भारी रकम देकर कह दिया था कि उनका बेटा शाम 6 बजे आकर मेरी बीवी को ले जाया करे। चौकीदार मान गया था, तो अगले ही रोज उसका बेटा तांगा लेकर हमारे घर आ गया। मैंने उस लड़के को समझा दिया था कि बीबी जी का बहुत ख्याल रखना है। वो कहाँ कहाँ जाती हैं, एक एक चीज की मुझे रिपोर्ट लाकर देनी है। वो लड़का बताता था कि जरीना हर रोज उसे पार्क चलने को कहती है, और जैसे ही तांगा पार्क के सामने आता है तो बीबी जी वापस चलने को कहती है, और सारा रास्ता लोगों को देख देख कर खुश होती रहती है। मुझे मालूम था कि वो ये सब एडवेंचर के तौर पर ही कर रही थी, मगर ये कैसा एडवेंचर हुआ। उसे कोई अच्छा शौक पाल लेना चाहिए था। मैंने तो उसे कई बार रोका, लेकिन वो मुझसे नाराज हो जाती थी। इसीलिए मैंने सोच लिया था कि मुलाजमा के जरिए ही उसे मना करता हूँ। मैंने अपनी मुलाजमा से कह रखा था कि वो जरीना को तांगे से मुतनफिर कर दे। उसके बदले मैं मुलाजमा को भारी रकम देने को तैयार था। एक दिन मुलाजमा मेरे पास आई तो मैंने पूछा, काम का क्या बना? तो वो बोली, साहब जी, बाजी आपको तो छोड़ने के लिए तैयार है, मगर तांगे को नहीं छोड़ सकती। मैं चुप कर गया था। मैंने महसूस किया था कि जरीना कुछ बदली बदली सी थी और मुझसे खिंची खिंची सी रहती थी। मैंने इस्तफसार किया तो वो बोली, आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, बस इसीलिए कुछ भी अच्छा नहीं लगता। शाम में मैं इसीलिए तांगे पर बैठकर बाहर निकलती हूँ कि शायद कुदरत का हुस्न मुझे ठीक कर दे। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, सलमान, मुझे लगता है कि किसी की बद्दुआ मेरा ताक्कुब कर रही है। तुमने किसी की बद्दुआ तो नहीं ली ना? किसी का दिल तो नहीं दुखाया ना? मैं उसकी बात सुनकर घबरा गया था और जोर जोर से नफी में सर हिलाने लगा था। वो तो इतना कहकर अपने कमरे में चली गई, जबकि मुझे पीछे परेशान छोड़ गई थी। मैंने महसूस किया था कि अब जरीना मामूल से ज्यादा ही मोबाइल यूज करने लगी है। वो हर वक्त किसी न किसी से बात कर रही होती थी। अब तो जब तांगे की सैर से वापस आती तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता था। मैं बात करता तो मुझे खाने को दौड़ती, और फिर चंद लम्हों बाद ही मुझसे माजरत भी कर लेती थी। एक दिन जरीना तांगे की सैर करने गई हुई थी। जब मेरी मुलाजमा मेरे पास आकर बैठ गई, उसने मुझे यूं परेशान देखा तो बोली, साहब जी, आप बाजी के जाने के बाद इतने परेशान हो जाते हैं तो उन्हें जाने ही क्यों देते हैं? आप उनके शौहर हैं। आपका फर्ज बनता है कि अपनी बीवी को उस काम से रोक लें जो आपको नापसंद है। मैं बोला, वो मेरी कहाँ सुनती है। मुलाजमा हंसकर बोली, इंसान को चाहिए कि वो अपने जैसों में ही शादी करे। अमीर लड़की हमेशा मर्द को जलील ही करती है। मैं उसकी बात सुनकर शर्मिंदा सा हो गया था। फिर वो बोली, साहब जी, एक बात कहूं, आप बाजी को तो नहीं बताएंगे? मैंने कहा, बेफिक्र होकर कहो, नहीं बताऊंगा। तो वो बोली, हमारे मोहल्ले में एक लड़के ने अमीर लड़की से शादी कर ली थी, मगर वो लड़की बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अपने शौहर के साथ तो हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती थी। उसका शौहर पैसे की वजह से उससे दबता था और इसीलिए उसे कुछ न कहता था। लेकिन एक दिन जब शौहर काम से वापस आया तो उसने अपनी बीवी को अपने चचा के बेटे के साथ हंसते मुस्कुराते देखा। शौहर ने बीवी के मुंह पर थप्पड़ दी मारा तो बीवी ने फौरन तलाक का मुतालबा कर दिया। वो तो बाद में पता चला कि बीवी शादी के दूसरे रोज ही अपने शौहर के चचा के बेटे पर आशिक हो गई थी, इसीलिए वो अपने शौहर से लड़ती रहती थी। आप भी बाजी का पता लगाएं कि उनके साथ क्या मसला है। इतना कहकर मुलाजमा उठकर बाहर चली गई, जबकि मैं अपनी जगह से उठ भी न सका था। मुझे तो पहले ही अपनी बीवी पर शक हो गया था।
मगर मेरे पास कोई सबूत नहीं था। और फिर तांगे वाला लड़का रिजवान भी हर रोज मुझे रिपोर्ट दे जाया करता था। मगर आज मुलाजमा के मुंह से बात सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट गया था। मैंने सोचा कि मैं खुद ही अपनी बीवी का पीछा करूंगा, और इसीलिए अगले रोज जैसे ही जरीना तांगे में बैठ कर निकली तो मैं भी अपनी गाड़ी में बैठकर उनका पीछे करने लगा था। मैं देखना चाहता था कि आखिर मेरी बीवी जाती कहाँ है। मगर मैं ये देखकर तो हक्का बक्का रह गया कि जैसे तांगे वाले ने बताया था बिल्कुल वैसा ही हुआ था। जरीना घर से पार्क तक गई और पार्क से वापस घर आ गई। ये सब कुछ इतना ही सीधा सा था, तो फिर मुझे उस पर शक क्यों हुआ था? वो मुझसे क्यों कट कर रह गई थी? मैं जितना सोचता जाता था उतना ही उलझता जा रहा था। अब मैं हर रोज जरीना का पीछा करता, मगर मुझे कुछ भी मशकूक नजर नहीं आया था। मुझे मालूम हो चुका था कि मेरा शक फजूल था, और मैं दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा हो गया था। इसीलिए मैंने जरीना की जासूसी तर्क कर दी और उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगा था। मैं उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारता था, उसके साथ शॉपिंग करने जाता था। अब वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी और उसने अपनी मशकूक हरकतें भी छोड़ दी थी। मैं समझ चुका था कि ये सारा मसला ही यहीं से शुरू हुआ था। दरअसल शादी के फौरन बाद ही मेरे ससुर ने ऑफिस मेरे सुपुर्द कर दिया था। अब मैं ही उनकी हर चीज का ध्यान रखता। ऑफिस में इस कदर थक जाता था कि जरीना को सही वक्त ही नहीं दे पाया था। अब वो मेरी तवज्जो पाकर फिर से खिल उठी थी। मुझे अपनी सोच पर शर्मिंदगी होती थी कि मैंने बिला वजह ही अपनी बीवी पर शक किया। असल गुस्सा तो मुझे मुलाजमा पर था जिसने मुझे मेरी बीवी के खिलाफ भड़काया था। तो फिर मैंने उसे भी काम से निकाल दिया। वो मेरे सामने हाथ जोड़ती रही कि साहब जी, इतना बड़ा जुल्म मत करें, मगर मैंने उसकी एक ना सुनी। उसकी वजह से मेरा घर खराब होने वाला था, तो फिर मैं उस पर क्यों रहम करता। अगले ही दिन मेरे बॉस यानी मेरे ससुर ने मुझे 3 दिन के दौरे पर दुबई रुखसत कर दिया। जरीना से भी मैंने बड़ी मुश्किल से इजाजत ली। वो तो मुझे जाने ही नहीं देना चाहती थी। उसका कहना था कि मेरे बगैर उसका दिल नहीं लगेगा। खैर, मजबूरी थी, इसीलिए मुझे जाना पड़ा। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये कि मुझे एयरपोर्ट जाते जाते देर हो गई और मेरा जहाज मिस हो गया। अब मैं बड़ा परेशान था क्योंकि मैंने तो गाड़ी भी वापस भेज दी थी। मजबूरन मुझे टैक्सी ही में घर वापस जाना पड़ा। लेकिन घर का मंजर देखकर तो मेरा दिल ही धड़कना भूल गया था। मेरी बीवी टांगे वाले लड़के रिजवान का हाथ पकड़कर बैठी टीवी देख रही थी और साथ ही दोनों गुफ्तगू से महजूज हो रहे थे। मैं चिल्ला कर बोला, ये क्या बेहूदगी है? रिजवान कम उम्र था, वो डर गया और भागने की कोशिश करने लगा। मैंने उसे पकड़कर 2-3 घूंसे जड़ दिए। तभी जरीना ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया। वो बोली, 2 टके के मुलाजिम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे मेहमान पर हाथ उठाया? मैंने जरीना के मुंह पर भी थप्पड़ दे मारा था। मैं बोला, बकवास बंद करो अपनी, ये क्या ड्रामेबाजी है? जरीना मेरा थप्पड़ खाकर हंसने लगी और बोली, मैं तुम्हें बताती हूं कि तुम्हारी औकात क्या है। तुमने तो सुना ही होगा कि अमीर वालिदैन के बच्चे अक्सर बिगड़े हुए होते हैं। मैं भी अपने वालिदैन की एक बिगड़ी हुई औलाद थी, दिल फेंक सी लड़की। हर कुछ दिन बाद मुझे नई मोहब्बत हो जाती थी। मेरी इन हरकतों को देखकर मेरे बाप ने मेरा खर्चा बंद कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक तुम शादी नहीं कर लेती तुम्हें एक धेला भी नहीं मिलेगा। उन्हीं दिनों मुझे इल्म हुआ कि तुमने अपनी मनकूहा को तलाक दे दी है क्योंकि वो जहेज अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मुझे इल्म हो गया था कि तुम ही मेरे शिकार हो। मैंने मोहब्बत के जाल में तुम्हें फंसाकर शादी कर ली और फिर कुछ ही दिनों बाद मेरी नज़र रिजवान पर पड़ गई थी। मैं हर रोज इसीलिए उसके तांगे में सैर को जाती थी ताकि उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिला सकूं। अब तुम मुझे तलाक देकर यहां से दफा हो जाओ क्योंकि मैं रिजवान से शादी करना चाहती हूं। मैं तो सख्ते के आलम में जमीन पर बैठता चला गया था। मेरे कानों में फरीहा के जुमले गूंजने लगे थे। मैं एकदम से उठा और अपनी गाड़ी में बैठकर घर से बाहर निकल गया। मैं इतना परेशान था कि मेरा एक बड़े से ट्रॉली के साथ एक्सीडेंट हो गया और मैं हमेशा के लिए मासूर हो गया। जरीना ने मुझसे जबरदस्ती तलाक भी ले ली है। अब मैं अपनी माँ का बोझ बन चुका हूँ, जबकि मुझे इल्म हुआ है कि फरीहा की एक बहुत अच्छे घराने में शादी हुई है जहां वो बहुत खुशहाल है। अल्लाह ने उसे बेटे से नवाजा है, जबकि मैं यहाँ अपने धोखे
और लालच की सजा काट रहा हूं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।